किसी भी फैक्टर से हिट हो सकती है। मैंने आपको कुछ आज एग्जांपल दे दी हैं, ठीक। इस 9.2 में हमने ये डिस्कस किया। 9.3 में आ जाए, ये भी यहाँ पे हमने एंड किया था 9.3 पे। 9.3 क्या है कि कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं आपने जब कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाएगी जो गोइंग कंसर्न को हिट कर रही है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दी आपको, चीफ एग्जीक्यूटिव डेथ हो गई, या आपकी कोई वो मैनेजमेंट का बंदा वो बीमार हो गया, वेंटिलेटर पे चला गया। हमारे फैसला में एग्जांपल है बहुत ज़्यादा। ये नूर फातिमा, ये पीछे है आपके, नूर फातिमा टेक्स है, जो उसका ओनर था वो डेथ हो गई। बेटा था कहीं, 2 बेटियां थी, दोनों की शादी थी, 2 दामाद आ गए, दामाद आ गए गधे। उन्होंने पूरी कंपनी स्क्रैप में बिक रही है, अभी बिक रही है। आधे फैसलाबाद के पैसे देने उन्होंने, वो 2-2.5 साल में उन्होंने बेड़ा कर दी। ठीक है, तो बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब कोई फैक्टर आ जाए तो ये कंडीशन है। मैंने कल भी पढ़ाई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैनेजमेंट से मांगे, देखिए अब आपने देखने कंपनी फोर्सिबल फ्यूचर तक चलेगी नहीं चलेगी, तो उनसे पूछे कैश फ्लो दिखाएं, अपने कैश फ्लो की प्रोजेक्शन दिखाएं, अपने फोरकास्ट दिखाएं, इंटरनल अकाउंट्स दिखाएं हमें, मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाएं हमें। ठीक है, लीगल काउंसिल से पॉइंट नंबर 4 में कहते हैं लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर लें। 5th पॉइंट पे कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स देख लें कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स का कोई गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हो गया जो गोइंग कंसर्न को हिट करने जा रहा है। ठीक है, चलें आगे। फिर लॉन्ग टर्म लोन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स की रीस्केजुलिंग या रीनिगोशिएशन हुई है वो देख लें सेकंड लास्ट पॉइंट में। और लास्ट कहता है रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं वो देख लें लास्ट बुलेट में। कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, कल मैंने एग्जांपल दी थी कि बैंक को रेगुलेट कौन कर रहा है, फेस्को को कौन कर रहा है, नेपरा। मीडिया कौन कर रहा है, पैमरा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उन रेगुलेटर ने आपको बैन कर दिया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये हेल्थ मिनिस्ट्री देख रही है आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, ये रेगुलेटर हैं सारे। नियाग्रा कौन देख रहा है, SCCP। ठीक है, समझ गए। हमें कौन देख रहा है, ICAP, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड। तो कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है ऊपर। ठीक है, तो अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपको अगर ऐसी नोटिफिकेशन दे दी है तो वो अब देखें क्या नोटिफिकेशन है। समझ गए जी, क्या प्रोसेस परफॉर्म करने, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या प्रोसेस परफॉर्म करेंगे जब कोई इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है सिनेरियो है, उसमें कोई एक इवेंट हो, वो आपसे पूछे बताएं क्या करेंगे, क्या इंप्लीकेशन ऑडिट पे। बड़ा अब बड़े मजे के वर्ड यूज करेगा कि व्हाट इज द ऑडिट इंप्लीकेशन, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस सिनेरियो ऑन योर ऑडिट। चलो अच्छा, क्वेश्चन में कहीं गोइंग कंसर्न का वर्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किस चीज़ का है, गोइंग कंसर्न का। पार्ट भी पूछेगा बताएं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो 9.3 वाले कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि इसका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट है, ऑडिट। तो 9.4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9.4 सबसे पहले मुझे बताएं, एक कंपनी गोइंग कंसर्न है, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन होगी उसकी, अनमोडिफाइड। कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन है, सोच ही बताना है, जल्दी नहीं। आप कह रहे हैं अनमोडिफाइड जी, क्वेश्चन समझ गए। कंपनी क्या है, गोइंग कंसर्न, तो ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन होगी इसकी, क्या डिस्क्लोज करेंगे कि कंपनी गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न नहीं, कंपनी तो गोइंग कंसर्न है ना, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न कंपनी। तो इसकी ऑडिट रिपोर्ट में कोई इंप्लीकेशन नहीं है, अच्छी बात है, गोइंग कंसर्न है। ठीक है, और आप क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए, याद रहेगा। मसला क्या है, कब आएगा, मसला क्या है जब कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। ठीक है, कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन स्टैंडर्ड क्या कहता है, इनएप्रोप्रिएट है। दूसरे सिनेरियोस क्या है, कोई गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, एप्रोप्रिएट। ठीक है, गौर से मेरी बात सुन लें, ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड स्टैंडर्ड है, वन ऑफ
इट्स ओन काइंड, जहाँ पे स्टैंडर्ड कैटेगोरी की बात करता है। स्टैंडर्ड कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, इसका मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन को इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करी है। कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, फिर भी अकाउंट्स बना दिया उसने गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर। कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है इन द ऑडिटर्स जजमेंट, डिस्पाइट द फैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। तो स्टैंडर्ड कहता है इसके इतने डाइवर्सिफाइड इफेक्ट हैं, इसके इतने, वो क्या वर्ड यूज़ करते हैं, परवेसिव इसका इफेक्ट है कि सारे के सारे अकाउंट से आपके क्या हो जाएंगे, गलत। इसका कौन सा इफेक्ट होगा, परवेसिव। और परवेसिव है और मिस स्टेटमेंट है तो क्या रिपोर्ट देनी है अपने, एडवर्स ओपिनियन। इसलिए देखें 9.4 में पहले बुलेट में लिखा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इनएप्रोप्रिएट, क्या करना है, एडवर्स। अच्छा एडवर्स होने जरा, इससे पहले जितने स्टैंडर्ड पढ़े हैं हमने, इससे पहले जितने स्टैंडर्ड्स पढ़े, स्टैंडर्ड क्या कहता था कि इस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट देखें, अगर मटीरियल है और नॉन परवेसिव है तो क्वालिफाई कर दें, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स कर दें। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा आपसे, वो क्या कह रहा है, ठोक के क्या लगाओ यहाँ पे, एडवर्स ओपिनियन। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट नॉन परवेसिव हो ही नहीं सकता। कल मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाई थी छोटी सी इस तरह की, ठीक है, कम हो बेशी इस तरह की बैलेंस शीट थी हमारी। हमने क्या डिस्कस किया था कि हम अब कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो ये किस बेसिस पे आने चाहिए थे एसेट्स, रियलाइजेशन बेसिस पे। इन्होंने किस पे रखे हुए हैं, कॉस्ट लेस गलत हो गया। ये इंटेंजिबल एसेट को रीअसेस करेंगे, रियलाइजेशन सॉफ्टवेयर की रियलाइजेशन कहाँ किसको भेजेंगे सॉफ्टवेयर, तो मोस्ट लाइकली इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी रियलाइजेशन 0 होगी। यहाँ रखिए आपने कॉस्ट लेस अकोमोडेटिव इम्पेयरमेंट लॉस, गलत। स्टॉक्स मार्केट आपके पड़े हुए हैं, लोगों को पता लग गया कंपनी बंद हो रही है, आपको एक्सप्लॉइट करें, आधी प्राइस पे ऑफर करेंगे स्टॉक की आपको, आपने किसे रखे हुए हैं, तो अब एनआरवी रीअसेस, शायद आपको एनआरवी आधी मिले इसकी, ये गलत हो गया। डेटर्स लेके दिखाएं मार्केट से हम, अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। अच्छा आपने रखे हुए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स, ग्रेचुइटी, सारे के सारे आ जाएंगे। फिर बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए होंगे ना कॉन्ट्रैक्ट्स, पेनल्टीज पड़ेंगी, उसकी प्रोविजन आएंगी जो पहले नहीं आ रही। तो इतने इसके लार्जर स्केल में इफेक्ट्स आएंगे, उनका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होगा, कभी भी नॉन परवेसिव नहीं उसका स्टैंडर्ड कहता है, एज्यूम करता है कि ये डेफिनेटली क्या है, परवेसिव। और परवेसिव है मिस स्टेटमेंट में क्या करना है आपने, एडवर्स, याद रहेगा, पक्की बात है। सेकंड पॉइंट पे आ जाए, ये तो हो गया, यहाँ पे आपने सीधा एडवर्स ओपिनियन दे दिया। क्यों दिया, मेरा ख्याल समझ गए आप क्यों दिया। अच्छा अगला केस सिनेरियो क्या है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, आज 30 जून 2024 को कंपनी क्या है, गोइंग कंसर्न कंपनी क्या है, बट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। कंपनी गोइंग कंसर्न है, हमें आज लग रहा है फोर्सिबल फ्यूचर तक चलती रहेगी, लेकिन इस पे एक तलवार लटक रही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा इसे, गोइंग कंसर्न assumption is appropriate but a material uncertainty exists, a material uncertainty exists and that uncertainty has been appropriately disclosed in the financial statement। और दूसरे स्टैंडर्ड में क्या है, not disclosed। पहले में क्या किया है, गोइंग कंसर्न assumption क्या है, बट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ठीक है, अप्रोप्रिएट है, बट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड दैट हैज बीन अप्रोप्रिएटली, या दूसरे क्या है, नॉट डिस्क्लोज। अगर तो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया गया है तो ठीक है, फिर तो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज आ गया। जस्ट इस रिस्क को कम करने के लोग इसको भूल न जाएं, ओमिट ना कर जाएं, अनअटेंटिव ना रह जाए, अनअटेंडेड ना रह जाए ये डिस्क्लोजर, तो आप क्या करेंगे, इस पर एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड करवा दें, जिसमें हम लिखेंगे वी आर नॉट क्वालिफाइंग आवर रिपोर्ट। बस हम क्या कर रहे हैं, आपकी टेंशन दिलवा रहे हैं इस नोट पे जिसपे कंपनी ने बताया कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है लेकिन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो जिसने डिसीजन करना है वो उस डिस्क्लोजर को देख के, उस एम्फोसिस वाले पैराग्राफ को देख के कर देगा, उस आगे उसका मर्जी। आपका काम क्या है, इन्फॉर्म करना। उस तक मैसेज पहुंच गया कि कंपनी गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है आज,
अगर अप्रोप्रिएट ना होती तो मैं इस तरह से ले आता उसको। आज के दिन में गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट अनसर्टेनिटी हैज़ बीन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज। अगर डिस्क्लोज कर दिया गया तो आपने अनमोडिफाइड रिपोर्ट देनी है, सो इसमें आपने क्या करना है, एम्फेसिस मैटर बैकअप देना है अपनी रिपोर्ट में। ठीक हो गया? इसमें भी ये कहता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट बट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ठीक है, और इसी बुलेट में कहता है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर हैज़ बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिया तो आपका एक्शन क्या होगा, एक्शन प्लान क्या होगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन विद अ मटीरियल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न, यानी अब उस पर एक एम्फेसिस दे देंगे। ठीक है जी, कोई मसला? चलें आगे। अगला सिनेरियो आ गया कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसको अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिया ही नहीं गया या अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं दिया गया, तो प्री क्या है, मिसस्टेटमेंट। अब मिसस्टेटमेंट हो गई तो मिसस्टेटमेंट हमने 705 पढ़ा हुआ, क्या कहता है, मिसस्टेटमेंट अगर नॉन परवेसिव है तो क्वालिफाई, अगर परवेसिव है तो समझ गए सिनेरियो? क्लियर है जी? अच्छा, एक चौथा सिनेरियो भी है, उसको समझ लें जरा। वो क्या कि आपने मैनेजमेंट से कहा हमें असेसमेंट दें अपनी, हमें गोइंग कंसर्न की असेसमेंट दें। हमने लिखा है ना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल मैं ऑडिटर रिपोर्ट पे ले गया था पेज 230 पे। गोइंग कंसर्न असेस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप मुझसे कहते हैं आपकी जिम्मेदारी थी मुझे गोइंग कंसर्न असेसमेंट दें, मैं चेक करनी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उस असेसमेंट को चेक करना। पढ़ा था ना कल हमने, ऐसे ही है ना। अच्छा, आप मैनेजमेंट से मांग रहे हैं, मैनेजमेंट को असेसमेंट देगी नहीं रही, मैनेजमेंट आपको असेसमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं दे रही, आपको असेसमेंट नहीं दे रही, या असेसमेंट दे रही है लोअर छोटे पीरियड की दे रही है, कम पीरियड की दे रही है, लेस पीरियड की दे रही है एज अगेंस्ट आप जो मांग रहे हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल आप उसे कह रहे हैं मुझे 3 ईयर्स की दें, आपको 1 ईयर की दे रही है, अपने असेसमेंट से बियॉन्ड नहीं जा रही। वो कहती बस मैं 6 महीने चेक कर लिया, बस ठीक है, मैंने इससे आगे नहीं आना। आप कहते नहीं मुझे कम से कम साल की तो दें, मुझे 1.5 साल की तो दें, तो मैनेजमेंट अपनी असेसमेंट या आपको दे ही नहीं रही या असेसमेंट को एक्सटेंड ही नहीं कर रही, बियॉन्ड नहीं जा रही असेसमेंट से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपको, मैंने क्या बताया था, 570 ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड है। पिछले पेज में हम 9.3 का हेडिंग क्या है, 9.3 का हेडिंग क्या है, एडिशनल प्रोसीजर। प्रोसीजर का क्या मिलता है आपको, समझ गए? तो इसका मतलब है अगर मैनेजमेंट को असेसमेंट दे ही नहीं रही या असेसमेंट एक्सटेंड नहीं कर रही, तो दोनों सिनेरियोज में आपको एविडेंस नहीं मिल रहा, स्कोप लिमिटेशन है। ऐसे ही है। इसका फिर आप देख लें इफेक्ट क्या है। अगर नॉन परवेसिव है तो क्वालिफाई, परवेसिव है तो यही पढ़ा हुआ ना हमने। अब पढ़ने इस पे आ जाए, थर्ड पे आए। थर्ड में क्या, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, और इस अनसर्टेनिटी को अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज नहीं किया आपने तो क्वालिफाई और एडवर्स, कंसिडरिंग डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी परवेसिवनेस क्या है। और लास्ट पॉइंट में क्या कहता है कि मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक द असेसमेंट और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट, या असेसमेंट नहीं दे रही या जो असेसमेंट दी है उसको एक्सटेंड नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या है, ऑडिटर्स इनएबिलिटी, ऑडिटर्स जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर नॉन परवेसिव होगी तो क्वालिफाई, डिस्क्लेमर। ठीक है, 9.4 क्लियर। 9.5 पे कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड ऑडिटर से कहता है कि ऑडिटर शेल, अगर गोइंग कंसर्न का मसला है और इसकी वजह से रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन हो रही है तो ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस अबाउट द इवेंट्स एंड कंडीशंस जो कंपनी की गोइंग कंसर्न को हिट कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको बताएं कि आपकी गोइंग कंसर्न ठीक नहीं है, मैनेजमेंट या तो ये काम कर रही है कि गोइंग कंसर्न बेसिस को इनएप्रोप्रिएटली यूज़ कर रही है, यही बताएंगे ना आप उसको, या मैनेजमेंट ये काम कर रही है कि गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं कर रही। हम अपनी रिपोर्ट क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, हम अपनी रिपोर्ट मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं ये 3-4 पॉइंट हैं। सच कम्युनिकेशन शैल इंक्लूड कि ये इवेंट्स हैं या ये मटीरियल अनसर्टेनिटीज हैं, क्या गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नहीं अप्रोप्रिएट, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया गया कि नहीं दिया गया, और इसकी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या लिखा, उसको बताएंगे यार मैं यहाँ पे हूँ या यहाँ पे हूँ, किसी एक स्टेज में हूँ ना मैं, तो उसको बताएंगे मैं इसी वजह से आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई
होने लगी है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इस कम्युनिकेशन क्या फ़ायदा होगा जी? इट विल गिव ए चांस टू द मैनेजमेंट, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैनेजमेंट को कि वो इंटरफेयर करके अपनी ऑडिट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट करवाएं। ठीक है, अगर वो करेक्शन नहीं करवा पाते तो हम फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इसको खुद पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हम यहाँ से स्किप कर देंगे जल्दी से। सिग्निफिकेंट डिले इन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई दफ़ा मैनेजमेंट अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने में डिले करती है। सिग्निफिकेंट डिले, ठीक है। अभी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन 3 नंबर का, कि मैनेजमेंट अकाउंट्स हमने ऑडिट कर लिया हुआ, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं की, हम वी आर वेटिंग कि मैनेजमेंट अकाउंट्स को अप्रूव करके हमें दे दें। मैनेजमेंट अप्रूव नहीं कर रही, ये मेरे साथ भी हुआ कई दफ़ा से, मैनेजमेंट अकाउंट्स को अप्रूव नहीं कर रही, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है? तो इसमें एक तो अब रिस्क असेसमेंट देखते हैं कि क्यों नहीं अप्रूव करी, क्या मसला है मैनेजमेंट, ठीक है, समझ गए? देखें कि मसला क्या है, ऑडिट रिपोर्ट है, अकाउंट्स हैं, देने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीएम करवानी, क्यों नहीं करवा रहे, तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन है वो देखें आप। फिर देखें कि रिस्क तो नहीं यहाँ पे ज़्यादा किसी एजेशन में, उस अपनी रिस्क असेसमेंट डिवाइस करने, और ये स्टैंडर्ड बात करता है ना, वो स्पेसिफिकली बात करता है कि देखें क्या इस डिले करने का कोई गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट तो नहीं, किसी गोइंग कंसर्न नहीं इफेक्ट हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है सेकंड लाइन में, द ऑडिटर शैल इंक्वायर द रीजंस फॉर द डिले, क्या डिले की रीजन है, क्यों नहीं, क्या मसला है। इफ ऑडिटर बिलीव्स दैट डिले कुड बी रिलेटेड टू इवेंट्स कंडीशन, जो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है, ठीक है, वही बात आ गया ना अपनी वाली बात पे, कि अगर ये जो इवेंट्स कंडीशन या रीजन जो है ये गोइंग कंसर्न की वजह से हैं, द ऑडिटर शैल परफॉर्म नेसेसरी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। आप फिर देखेंगे क्यों, क्या करना चाहिए यहाँ पे मुझे, ठीक है जी। गोइंग कंसर्न समझ आ गया, मैं सम अप करता हूँ इसको आपके 9.4 को। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, वो यहाँ डिस्कस नहीं किया मैंने, यहाँ नहीं लिखा मैंने, वैसे डिस्कस कर लिया कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, अप्रोप्रिएट। फिर कुछ भी नहीं करना आपने, ज़बरदस्त है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, फीस मिल जाएगी आपको, ठीक हो गया। मसला क्या है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, डिस्पाइट द फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस। मैं आपको दिखाऊंगा, इस पर मैंने खुद रिवर्स ओपिनियन दिए हुए हैं, मेरे हाथ के बने हुए, मैं आपसे अपनी रिपोर्ट शेयर करूँगा इंशाल्लाह। एक तो ये 4-5 यहाँ पे एंड पे आएंगे, हमारे पास मॉडल रिपोर्ट्स हैं, एक 8-10-12 मैं आपको अपने सिनेरियोज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट, क्या करेंगे हम, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कंपनी ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को इनअप्रोप्रिएट यूज़ किया है, ठीक है, गोइंग कंसर्न नहीं है कंपनी, डिस्पाइट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस, क्या करेंगे जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने सबने क्या एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना इसमें एक स्टेप ऐड करना है आपने, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, डिस्कशन विद 2-4 इसके नंबर्स हैं, सीधा आपने बंदूक ही चला नहीं पकड़ी, ठीक है। इसके गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, कि मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी इंसान में नहीं होती, 2-4 गवर्नेंस के पास चले हैं, उनसे रिसर्च करें कि ये इम्प्लीकेशन है, आपकी रिपोर्ट एडवर्स हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, फिर उसके बाद अपना एक्शन लेना है आपने, ठीक हो गया। सेकंड क्या है कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, बट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड दैट हैज़ बीन एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दी है, तो क्या करें हम, एम्फसिस ऑन मैटर पर फाइट करते हैं, क्लियर हो गया, एम्फसिस ऑफ। अच्छा, अगर एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं है तो क्या करना है, अभी मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट क्या आएगा, नॉन परवेसिव और परवेसिव, नॉन परवेसिव इफेक्ट है मिसस्टेटमेंट का तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। असेसमेंट नहीं दे रही मैनेजमेंट या असेसमेंट को एक्सटेंड नहीं कर रही तो स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है। नॉन परवेसिव इफेक्ट है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो लेस मेंबर, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया 570 की ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशन है, उसके लिए वही उस पेज पे है जो हमारा एक रिनाउंड सा पेज है 230। पे आ गए जी। यहाँ पे हमारे मॉडल एक रिपोर्ट है, हम इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, इस रिपोर्ट में
मैं फ़िलहाल कल वाला लेसन जो मैंने पढ़ाया था 230 पेज पे, 230 पेज पे, सॉरी 31 पेज पे, 231 पे, इस पर मैंने आपको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ाई थी सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें मैंने पैराग्राफ नंबर 2 में आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे लिखा है कि इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द कंपनी एबिलिटी टू एक्ट एज ए गोइंग कंसर्न। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग कंसर्न को असेस करना। याद रहेगा ये। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? हमने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ी थी नीचे आके, नीचे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन है, इसे 4th बुलेट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वी ऑल्सो कंक्लूड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस, मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस कि मैनेजमेंट जो अकाउंट्स में होते हैं गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज़ करी वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसमें 4th लाइन में है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है? सेकंड लाइन में कहते हैं आप सेकंड लाइन में आपने एविडेंस लेना है। कौन से एविडेंस लेने हैं? जो भी आप पढ़ के आए हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करने 9.3 में। ठीक है, फिर 4th लाइन में है इफ़ वी कंक्लूड दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अभी ये पढ़ के आ गया ना, ये देखें रिपोर्ट कौन सी पढ़े हम? अभी क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये किसमें है? 700 में। चैप्टर कौन सा पढ़ा आपने? भी स्टैंडर्ड 570। तो 570 का डायरेक्ट कनेक्शन देखें इस पे आ रहा है रिपोर्ट पे आपकी। ठीक है, क्या कहता है? इफ़ वी कंक्लूड दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, अगर हमें पता लगे कि वो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अटेंशन। ड्रॉ कैसे, अटेंशन कैसे ड्रॉ करते हैं आप? एम्फेसिस मैटर पे आएगा। अच्छा, ये कब करनी है आपने अटेंशन ड्रॉ? गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है और उसको अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज कर दिया, तो हमने क्या करना है? वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अटेंशन। अच्छा, अगला सिनेरियो क्या होगा कि गोइंग कंसर्न को अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। इफ सच डिस्क्लोजर आर इनएडिक्वेट, मिल गया आपको? तो हमने क्या करना है? मॉडिफाई आवर ओपिनियन। इफ सच डिस्क्लोजर्स आर, ये वाला, इफ सच डिस्क्लोजर्स आर इनएप्रोप्रिएट वी आर रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई आवर ओपिनियन अकॉर्डिंगली, जो जैसी भी रिपोर्ट बनती है। ठीक है, अगली बात, अगला वो डिस्क्लेमर देता है कि मैं जो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, मैं बेस्ड अपॉन द ऑडिट एविडेंस दे रहा हूँ, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे दे रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर में इवेंट्स और कंडीशन ऐसे आ सकते हैं जो कि मेरी इस असेसमेंट को गलत का साबित कर दें, उसका मैं जिम्मेदार नहीं। समझ गए? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ गया कि आपने गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है और उसको आपने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, तो आपने क्या करना है? अटेंशन ड्रॉ करनी है, एम्फेसिस ऐड करना है। एम्फेसिस कहाँ ऐड करना है? एम्फेसिस मैटर में ऐड करना है ना, तो कहाँ करना है? पेज 230 में सबसे ऊपर कौन सा हेडिंग आ रहा है? ओपिनियन। ओपिनियन पैराग्राफ आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है? बेसिस ऑफ। इसके बाद पढ़ें मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू, इस जगह पे ऐड करना है आपने। स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिक इसके लिए एक प्लेस अलॉट कर दी है, इसके लिए प्लेसमेंट दे दी है उसने, अपनी मर्जी जहां मर्जी ऐड कर दें। अच्छा, इससे निचला पैराग्राफ कौन सा है? एम्फेसिस, यानी कोई और एम्फेसिस है। अच्छा, ये भी एम्फेसिस है, ऊपर वाला भी एम्फेसिस ही है ना बेसिकली, लेकिन ये चूंकि इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड था इसलिए उसने इसका एम्फेसिस बाकी एम्फेसिस निकाल के प्रोमिनेंट करके अलग लिखा है और पहले लिखा है। और क्या लिखा है? पहले लिखा है। समझ गए? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है, तो इस पे आपने क्या करना है? अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज कर दी गई है, तो आपने क्या करना है? अटेंशन ड्रॉ करनी है ना, तो एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ ऐड करेंगे। एम्फेसिस का अलग से सेक्शन भी आ रहा है, उसमें कोई और एम्फेसिस आएगा। अगर गोइंग कंसर्न से रिलेटेड एम्फेसिस है तो ऊपर वाली हेडिंग में आएगा, नीचे वाली में नहीं आएगा। अच्छा, अगर किसी रिपोर्ट में ये मसला ही नहीं है, गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी है ही नहीं, हो सकता है ना, न्यागरा है, मैंने क्लीन रिपोर्ट दी है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो उसमें ये चीज़ आएगी नहीं। जब ये चीज़ नहीं आएगी तो हमने एम्फेसिस नहीं देना। एम्फेसिस, तो ये जो सेक्शन है ना मटेरियल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न, ये ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा? ओमिट हो जाएगा। ये ऑल टुगेदर ओमिट हो जाएगा। समझ गए जी? याद रहेगा, ये 570 के मैं जितना कनेक्ट कर सकता था मैंने आपकी ऑडिट रिपोर्ट से कर दिया।
इसके बाद मेरी भी बस होगी, स्टैंडर्ड की बस होगी, इससे ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था कि जब आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि ये हमने फाइल हमें ये पता है क्या पैराग्राफ्स। क्लियर है जी? चले आगे। आगे तो मेरा नहीं, हमने पीछे आना है आप, है ना? पेज 216 पे आ जाए। पेज 216 पे। अच्छा पेज 2 जल्दी क्विकली करें जरा आगे। यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका फोर्थ फेज ऑफ द ऑडिट। पहला फेज कौन सा था? प्रिलिमिनरी। दूसरा प्लानिंग एंड तीसरा एग्जीक्यूशन या प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट होता है। और चौथा क्या है? यानी यहाँ पे आप क्या कर चुके हैं? सारे एविडेंसेस ले चुके हैं। इन एविडेंस में क्या क्या शामिल है? गोइंग कंसर्न भी शामिल है, सब्सिक्वेंट इवेंट भी शामिल है, रिप्रेजेंटेशन लेटर भी ले लिया है। और उससे पहले चैप्टर नंबर 12, 11, 10, 9, 8, 7 सब्सिक्वेंटली परसे भी कर ली हैं। और उससे पहले चैप्टर नंबर 6 और 5 में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करनी है। और उससे पहले हमने रिस्क असेसमेंट भी कर ली है चैप्टर नंबर 3 में। समझ गए? क्लियर हो गया? तो अब चौथे फेज में हम आ रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा रिपोर्ट क्या होती है? ये स्टैंडर्ड ने एज्यूम करा कि आपने नहीं पढ़ी हुई रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट लेकिन आपने पढ़ी हुई है। आपको पता है ऑडिट रिपोर्ट किस तरह की हो सकती है जी? ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या टाइप्स पढ़ी आपने? अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड पे कौन सा स्टैंडर्ड है? मॉडिफिकेशन डिपेंड करता है डेट इफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट डू नॉट। डेट इफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 तरह की पढ़ी है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। स्टैंडर्ड कौन सा? 705। वेरी गुड। अच्छा इसमें कौन सा पढ़े आपने? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। स्टैंडर्ड कौन सा? 706। ठीक है, 705, 706 और अनमॉडिफाइड ओपिनियन। फिर आपने भी पढ़ा हुआ है कि ये आपकी रिपोर्ट अनमॉडिफाइड से मॉडिफिकेशन में क्यों आती है? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। कौन कौन सी? मटेरियल मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन पढ़ा था हमने। फिर हमने क्या पढ़ा था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर नॉन परवेसिव होगी तो क्या रिपोर्ट देंगे? क्वालिफाइड। और अगर परवेसिव इफेक्ट होगा तो एडवर्स। यहाँ पे स्कोप लिमिटेशन में और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अगर ये पढ़ी हुई है तो 3.1 पेज 216 से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और नेक्स्ट पेज पे 4.1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमने बियॉन्ड चले गए हम तो। हम वो तो अभी आपको बच्चों ने पढ़ाया कि जी मॉडिफिकेशन क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, आपने हमने तो शुरू में पढ़ लिया था। और ये पढ़ने का फ़ायदा ही हुआ है। एज्यूम करें कि ये आपने ना पढ़ा होता तो पिछले चैप्टर में पढ़ गए 570, आपने पूछा सर एडवर्स क्या होता है, ये क्वालिफाई क्या होता है, ये डिस्क्लेमर क्या होता है? पूछा है ना क्वेश्चन, आपको तो नहीं पता, आपने कैसे इसको एज्यूम कर लिया? या परवेसिव क्या होता है? मैंने परवेसिव का वर्ड यूज़ किया, आपने कहा ये मुझे पता है परवेसिव क्या होता है। ठीक है, तो ये वो जो हमने 1 दिन 2 दिन लगाए थे ना आपको अपने इस कोर्स स्टार्ट करने से पहले, बुक स्टार्ट करने से पहले, वो आज काम आ रहे हैं हमारे। ठीक हो गया? कोई मसला है मुझसे डिस्कस करना है? इससे पहले कि मैं आगे चलूं, शर्माना नहीं है। आपके पेरेंट्स ने जो पैसे दिए ना स्कैन्स वालों को, वो इसलिए दिए कि कॉलेज जाओ, कोई मसला है तो पूछना, इस चीज़ के पैसे दिए आप। इसलिए नहीं दिए कि कॉलेज जाओ, कोई मसला है तो शर्माने लगे ना। शर्माने के पैसे पेरेंट्स ने नहीं दिए।
कोई क्वेश्चन है, मैं ब्रेक कर रहा हूँ बस 20 सेकेंड्स का।